लेकिन बुद्ध धम्म 2500 साल के बीच में भी कभी संसार ने उसको नाकारा नहीं है। कल्चर के रूप में जापान का धर्म आपको अलग दिखेगा, भारत का धर्म आपको अलग दिखेगा, थाईलैंड का अलग दिखेगा, लेकिन वो कल्चर है। जहाँ हम धम्म की बात करेंगे, बुद्ध धम्म की बात करेंगे, तो वहाँ आपको कहीं फ़र्क नहीं दिखाएगा कि ये धम्म जापान का, ये धम्म भारत का है। दिशा वही है, रास्ता वही है, थोड़ा सा कल्चर अलग होने के कारण अलग लगता है। लोभ होता है, वो बढ़ते जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं उससे अटैच हूँ, मैं मेरा है, मैं हूँ, तो ये थोड़े बढ़ते जाता है। तो बुद्ध ने उस बात को नाकारा है। आपको आवश्यक चीज़ आप हासिल करो, लेकिन अनावश्यक है उसके वहां तक आप अपने हाथ क्यों फैला रहे हैं, आसक्ति क्यों फैला रहे हैं। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ हुए संवाद की शुरुआत कर रहे हैं जिनका जीवन त्याग, करुणा, मैत्री और अखंड जनसेवा का जीवंत उदाहरण है। पूज्य भदंत संघरत्न मानके जी, भारतीय बौद्धों के धम्मदूत, पय्या मेत्ता संघ के संस्थापक अध्यक्ष। उनका जन्म 3 जनवरी 1962 को नागपुर के एक धार्मिक परिवार में हुआ, जहां बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर के सामाजिक आंदोलन का गहरा प्रभाव था। मात्र 9 वर्ष की कोमल आयु में वे जापान के हिएई पर्वत पर पहुंचे, जहां तेंदाई संघ के कठोर तप और साधना में 15 वर्ष व्यतीत किए। वहां उन्होंने हयाकू नीची खाईको ग्यो जैसी दुष्कर साधनाएं पूरी की और जापानी बौद्ध संस्कृति को गहराई से आत्मसात किया। 1982 में भारत लौटकर उन्होंने पय्या मेत्ता संघ की स्थापना की, जो आज शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और धम्म प्रसार का प्रमुख माध्यम है। महासमाधि भूमि पवनी में बुद्ध, बाबा साहब और दोंग्यो दाइशी साइचो की प्रतिमाएं, प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ में विशाल बौद्ध विहार, अनाथालय, शालाएं, चलित अस्पताल, इन सबके माध्यम से उन्होंने लाखों जीवन को प्रकाशित किया। सन 2023 में जापान के तेंदाई संघ से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय जीवन गौरव पुरस्कार और विहाराधिपति पद ने उन्हें वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया। यह भारत के लिए गर्व की बात है। आज की युवा पीढ़ी के लिए पूज्य भंते एक सच्चे रोल मॉडल हैं, जिन्होंने बचपन से ही त्याग का पाठ पढ़ा, विदेशी साधना से प्रज्ञा प्राप्त की और लौटकर मातृभूमि की सेवा की और समर्पित हो गए। उनका जीवन सिखाता है कि करुणा और प्रज्ञा से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है और बाबा साहब के सपनों को साकार करने का मार्ग यही है। परियत्ति, परिपट्टी, प्रतिवेदन, ऐसे असंख्य सूत्र जो पाली में, प्राकृत में और विभिन्न भाषाओं में हमें सुनने मिलते हैं। इन सूत्रों के आधार पर जब तथागत के वचन पूरी दुनिया में गुंजायमान हुए, तो ये धरती प्रफुल्लित हुई, कल्पित हुई और अनुशासित हुई। इसी फहरिस्त में आज हमारे साथ भारत में धम्मदूत नाम से प्रसिद्ध वेनरेबल भदंत संघरत्न मानके जी है। हम उनसे डायलॉग करते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। हम देखते हैं भंते जी की जिस तरीके से भगवान बुद्ध के वचन, उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है पूरी दुनिया में, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, उनकी बातों को सराहा जा रहा है, रीथिंकिंग किया जा रहा है। ऐसी क्या खूबियाँ पाते हैं आप उनके वचनों में कि पूरी दुनिया उनकी बातों को समझ रही है और पढ़ रही है? आज 2 प्रकार के आप धर्म बोल सकते हैं, धम्म बोल सकते हैं। 2 प्रकार के हो गए। एक वो भी परंपरा से चलते आ रहा है, बुद्ध धम्म भी परंपरा से चलते आ रहा है। एक बुद्ध धम्म का ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो 2500 साल, बाकी धर्म का जो होगा सो होगा। लेकिन बुद्ध धम्म 2500 साल के बीच में भी कभी संसार ने उसको नाकारा नहीं है। वो फिर आधुनिक काल होगा, इतिहास का काल होगा, वो फिर साइंस का काल होगा, भावनिक काल होगा, काल जो भी कुछ था, बुद्ध धम्म को किसी ने नाकारा नहीं, क्योंकि बुद्ध धम्म हर वक्त, हर जो काल रहता है उसको अटैच होता है। हाँ जी। उसको सुधारने के लिए, उसको प्रोग्रेस के लिए उपदेश देता है, कोई बदलाव नहीं लाता है। बाकी जो धर्म होता है, कभी अपना पलटावा करते हैं, कभी एक तरह चले जाते हैं। बुद्ध धर्म का वो मामला नहीं है। आप किसी जमाने का बात करो, किसी धरती की बात करो, तो हर जगह लागू होता है। इसलिए आज की बात नहीं, 2500 साल के बीच में हर क्षेत्र में, हर जगह में बुद्ध धर्म को स्वीकार किया गया है। आध्यात्म ये विषय काफ़ी सरल नहीं होता है, ये जटिल विषय है। ये वही भूमि है 1956 में, जब आध्यात्म की लहर का सहारा लेके बाबा साहब ने दुनिया को एक मैसेज दिया कि 2500 साल पहले की जो बात कर रहे हैं बुद्धा की, कि उसके रास्ते पे चलिए, उसी के पद चिन्हों पे चलिए, उसी के पद चिन्हों पे चल के आप एक धार्मिक परिवार से आते हैं, आप जापान की दिशा में बढ़ गए,
क्या थोड़ा सा एक जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, देश भर के दर्शक, कि ऐसी कौन सी वो एनर्जी थी जो आपको 7 समुंदर पार लेके चली गई, और वो अट्रैक्शन क्या था? मैं आपको भी अच्छे से जानता हूँ, हाँ जी। आप भी मेरे इतिहास को जानते हैं। हमारा, आपका, मेरा जो इतिहास है, हमने अपने आप को जोर जबरदस्त ना तो बुद्ध के राह में ढहाना पड़ा, ना तो बाबा साहब के विचार से जबरदस्ती से उसमें इनक्लूड करना पड़ा। हमारे को आयता, माँ बाप के माध्यम से बोलो या उनके भी पहले पीढ़ी के माध्यम से बोलो, हमारे को मिला है वो रास्ता। कोई जबरदस्ती बाहर से आए और अपने आप को उसमें शामिल होने के लिए ज्यादा करके दिखावा किए, उसमें से ना आप हो ना मैं हूँ। हमने साहजिकता से, माँ बाप ने दीक्षा लिया, उसके बाद में घर में वो वातावरण चला कि बुद्ध क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर का विचार क्या था, तो बचपन से, जन्म से ही उस धारा में हम दहते आए। और फिर वहां से वो पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हो गया, चौथा पांचवा जो स्टेप है, वो स्टेप फिर आपने उस मार्ग से चले या ना चले ये फर्क होता है, लेकिन हाँ जी। शुरुआत का जो स्टेप है वो आपको भी एक फैमिली इससे मिला, मुझे भी उसी में से मिला, उसको लेकर हमने आगे अपने जीवन को बढ़ाया। बीच में से मेरा संबंध जापान से हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कल्चर के रूप में जापान का धर्म आपको अलग दिखेगा, भारत का धर्म आपको अलग दिखेगा, थाईलैंड का अलग दिखेगा, लेकिन वो कल्चर है। जहाँ हम धम्म की बात करेंगे, बुद्ध धम्म की बात करेंगे, तो वहाँ आपको कहीं फर्क नहीं दिखाएगा कि ये धम्म जापान का, ये धम्म भारत का है। दिशा वही है, रास्ता वही है, थोड़ा सा कल्चर अलग होने के कारण अलग लगता है। हमारा हम जो काम कर रहे हैं वो वही दिशा से काम कर रहे हैं। तथागत ने जो मार्ग दिया, जिस मार्ग को बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसरण किया, उसी के मार्ग से चलने की हमारी कोशिश है। 50 साल लगभग और उससे भी ज्यादा आप प्रैक्टिशनर बुद्धिज्म के करीब है, और आपने इसमें रिसर्च भी किया, रीथिंक भी किया। क्या लगता है, अभी हम देखते हैं कि चारिकाओं का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, यानी लोग बुद्धा के निशान खोज रहे हैं भग्नावशेषों में, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खोजे जा रहे हैं, जो लेनिया है उसमें रिसर्च हो रहा है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि त्रिपिटक चैंटिंग जैसे चैंटिंग हो रहा है, विनय पिटक, सुत्त पिटक का चैंटिंग वापस हो रहा है। क्या लगता है भविष्य की होने वाली जो संगीतियां है, ये प्रभावित होगी इन सब चीजों से? प्रभावित होना चाहिए, प्रभावित होंगे तब कोई देश होगा या ये संसार होगा, इसमें काफी बदलाव आएगा। आज नीड है, जो बुद्धगया में चैंटिंग हो रहा है वो किसी एक के कारण नहीं हो रहा, दुनिया उसकी चाहत रखती है, दुनिया के लोग उसकी चाहत रखती है। कई देशों से लोग आते हैं, आपके टीवी के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी उसका प्रसार हुआ, हमने देखा। वो एक देश के नहीं है, वो तमाम देश के लोग हैं, और तमाम देश के लोगों को वो चाहत पहले से थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन एकत्र होने का मौका बुद्धगया में मिला। और वैसे भी उसी तरह बाकी जगह में भी जो लोगों की चाहत थी, हाँ जी। वो अंदर में जो दबी थी, उसको आज वर्तमान बाहर निकालने का मौका मिल रहा है। और उस बाहर निकाल रहे, जो भी कोई निकाल रहे, मैं एक निकालने वाले में से हूँ, हाँ जी। वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए लगता है कि आधुनिक बात है, लेकिन ये कोई आधुनिक बात नहीं है। लोगों के चाहत के हिसाब मुताबिक चैंटिंग होगा या और भी कोई काम होगा, रिसर्च होगा। आपने काफी मधुरम बात की है कि लोगों की चाहत, तो उसमें चाहत में माइंड भी आ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड भी आ जा सकता है। हम देखते हैं कि मानव शास्त्र हम जब पढ़ते हैं, तो क्या ये वही वंशावली है जो, चाहे वो नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, या फिर उड़ीसा की उदंतपुरी हो, या फिर अमरावती जैसी विश्वविद्यालय हो, क्या ये उन्हीं की वंशावली है जो वापस तथागत को अपने ट्रिब्यूट देने के लिए, जो उनके पूर्वज यहाँ से पढ़ के गए, ये उन्हीं को पढ़ने के लिए वापस आने के लिए आ रहे हैं? ऐसा क्या लगता है, आपके अध्ययन में कुछ आया? रिटर्न के मार्ग में अभी जमाना ऐसे हो गया कि जो तथागत ने दिया उस मार्ग को एक्सेप्ट करने की तैयारी में लग गया अभी वही लोग, उस हर कोई लोग। कोई सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक कारण विरोध करते होंगे, लेकिन इंडिविजुअल बेस में देखा जाए तो आदमी बुद्ध धम्म को स्वीकार कर रहा है। उनका जो समाज है, हाँ जी, तो समाज में रहना पड़ता है, इसलिए कभी विरोध भी करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर कोई आदमी बुद्ध के विचार को नाकारेगा नहीं, क्योंकि बुद्ध का जो विचार है वो पर्टिकुलर किसी एक इंडिपेंडेंट के लिए नहीं है, एक किसी समाज के लिए नहीं, एक किसी देश के लिए नहीं, हर किसी को लागू है। एक पंचशील की बात करते हैं, आप बुद्ध हो या ना हो, पंचशील का पालन करे तो देश दुनिया पीस होगा या अपीस होगा। तो ये तो हाँ जी। सबने एक्सेप्ट करना ही करना है।
और वही बात हो रही कि अवशेष की बात है, ये देश ही 2500 वर्ष पहले टोटली हुएनसांग जब आए थे तो वो यहाँ वहाँ घूमे, वो घूमते घूमते उनकी एक व्याख्या है कि मैं जहाँ कहाँ गया, एक खेती के धुरे से गुजर रहा था, तब जो बीज बो रहे थे उनका आवाज आया, वो आवाज किसी गाने मनोरंजन का नहीं था, वो बुद्ध धम्म के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, उस जमाने में नॉर्मल लोग शेतकरी, ओके, शेतकरी मतलब खेती का मालक नहीं, जो मजदूर है, वो बुद्ध धम्म के प्रति अपनी या तो आस्था की बात कर रहे हैं या तो धम्म की बात कर रहे हैं। ये हुएनसांग का शब्द है कि भारत के कोने कोने में हर रैंक के लोगों के बीच में मैंने बुद्ध धम्म देखा। तो भारत इस तरह का था, बुद्ध के तथागत के जमाने में उस तरह का था, सम्राट अशोक के जमाने में उस तरह था, हुएनसांग ने उस हालत को देखा। इतिहास कभी कभी बदल जाता है लेकिन वो फिर लौट कर आता है। तो आज 56 के बाद में जो हम यहाँ देख रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में जो देख रहे हैं, वो एक उज्जवल, या फिर वो हुएनसांग के जमाना बोलो, या फिर सम्राट अशोक का जमाना बोलो, या फिर तथागत का जमाना फिर से लौट आने की एक संकेत हमने 56 में उसी मिला। धागे को आपने पौड़ी में एक मूर्त रूप में भी लोगों के सामने रखा है, जो आने वाले भविष्य में 2027 में 20 साल का आपकी वर्षगांठ होगी। क्या आपने वही आर्कियोलॉजिकल कुछ पौनी में जो मिला, और जो मिला पूरी दुनिया ने पौनी का इतिहास भी जाना कि सम्राट अशोक का जनपद था, ये कुछ आधार आपके अध्ययन में आया उस वक्त? एक तो योगायोग भी होता है, यानी कभी कभी हम किसी को ख्वाहिश करते हैं तो कभी वो अगला हमारे को ख्वाहिश करता है। तो हमने 1982 में अभी जहाँ महासमाधि भूमि है उस जमीन को परचेज किया, और उसके पहले साल 2 साल यहाँ वहाँ की जगह खोजा, भंडारा जो में 8 तारीख को प्रोग्राम है अभी। जी जी जी, भंडारा में, वर्धा में, नागपुर में। लेकिन घूमते फिरते वो जगह हम पहुंच गए जहाँ 2500 वर्ष पहले जो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप, संगाराम विहार की निर्मित की, उसमें से 3 उस पौनी के क्षेत्र में है। तो इतिहास एक, मैं कितना भी शब्द बोलूं उससे तो अच्छा है कुछ एविडेंस रह जाए। तो जो सम्राट अशोक का जो स्तूप है, सम्राट अशोक का जो कर्म है, वो लोगों के बीच में बुद्ध धर्म को पहुंचाने के लिए एक एविडेंस है कि कोई ये नया धर्म नहीं है, बाहर से आया नहीं है, बाबा साहब का ही शब्द है। मैं बुद्ध धर्म इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ कि ये यहाँ की निर्मित है, तो सम्राट अशोक की यहाँ की निर्मित है। लोगों को उस बात को पहुंचाने के लिए एक एविडेंस बोलो या एक हकीकत बोलो, उस तौर पर जो सम्राट अशोक का स्तूप पौनी में है, उसी के लिए हमने उस जगह की सिलेक्ट किया, या बोलो वो जगह ने हमें सिलेक्ट किया है। क्या बात है। बाबा साहब की आपने जिक्र की है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर की आप बात कर रहे हैं। क्या ऐसे सूत्र है बाबा साहब की कि जो जितने भारत के और दुनिया के सेक्ट है बुद्धिज्म के, क्या वो भविष्य में एक जगह आ सकते हैं बाबा साहब के वचनों को अनुसरण करके, या बुद्धा के उस जो उनकी थॉट है उसको समझ के, क्या पूरे अम्ब्रेला जो है पूरी एक जगह आ सकती है, ऐसा लगता है आपको? नाम अलग है लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हम लोग बिखरे हैं। जापान में धम्म के नाम से हम बिखरे नहीं हैं, एक ट्रेडिशनल के नाम से तो बिखरना ही है, एक वातावरण के नाम से हम बिखरना ही है। यहाँ का 50 का डिग्री, वहाँ का माइनस का डिग्री, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का पर्वत का देश, कहीं का समुद्र का देश, कहीं का और भी कुछ देश, उस तौर पर जो कल्चर होता है उस बात में हम बिखरे हुए जरूर है और बिखरेंगे। वहां तक हम जबरदस्ती करेंगे कि 50 के डिग्री में आकर जापानी आदमी जापान का कपड़ा पहने, या माइनस डिग्री में जाकर इंडियन आदमी, वो तो उसको हम बिखरा नहीं बोलेंगे ना। लेकिन एक धार्मिक तौर पर बोले तो हम कहीं बिखरे नहीं है। हर कोई बोलता है कि त्रिरत्न को शरण जाना है, हर कोई बोलता है कि पंचशील का पालन करना है, हर कोई बोलता है 4 आर्य सत्य ये मानव जीवन में जरूरी है, हर कोई बोलता है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग को पालन करना है। फक्त उसका जो प्रेजेंटेशन है उसमें फर्क आया होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हम कहीं बिखरे हैं। तकरीबन भंते जी हम अंत में है चर्चा के और शिखर पे भी है। हम सोचते हैं कि हमारी चर्चा से लोगों का कुछ न्यूट्रिशन बढ़े, जो लोगों की मीत है, जो लोगों की मान्यताएं हैं, कुछ कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। हम देखते हैं कि 70 से ज्यादा देश दुनिया भर के वॉर के सिचुएशन में है, लोग एक दूसरे के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है। और एक हम देखते हैं कि लोग इतिहास में भी अलग अलग एक्सिबिशन भी हो रहा है। दूसरे तरफ चाइना में एक्सिबिशन हो रहा है, जापान अपने मूल सिद्धांतों की ओर लौट रहा है, एशिया में अलग अलग देश सामूहिक रूप से पीस की ओर जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या लगता है बाबा साहब और बुद्धा के जो मार्ग है, जो उनके सूत्र है, क्या शांति स्थापन कर पाएगी दुनिया में? बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक तरीके बोलेंगे हम, मंत्र बोलने के लिए ठीक होता है,
तो उस मंत्र को लोगों ने स्वीकार किए ना, तो बहुत दूर नहीं है जो दुनिया में शांति का निर्माण होना। क्योंकि बुद्ध ने ये कहा कि आज जो वॉर देख रहे हैं, इसकी निर्मिति कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये एकाएक एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता नहीं है। एक शुरुआत एक किसी इंडिपेंडेंट आदमी की जो ख्वाहिश होती है, चाहत होती है, आसक्ति होती है, लोभ होता है, वो बढ़ते जाता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं उससे अटैच हूँ, हाँ जी। मेरा है, मैं हूँ। तो ये थोड़े थोड़े बढ़ते जाता है। तो बुद्ध ने उस बात को नाकारा है। आपको आवश्यक चीज आप हासिल करो, लेकिन अनावश्यक है उसके वहां तक आप अपने हाथ क्यों फैला रहे हैं, आसक्ति क्यों फैला रहे हैं? और उस आसक्ति के कारण शुरुआत की एक छोटी सी आसक्ति वो आज दुनिया भर को लड़ाई की तरफ, दुनिया भर को इस तरह के परिस्थिति में डाल दिया जो कि कि नरसंहार हो रहा है। अलग अलग हो रहे हैं, नफरत से देख रहे हैं, दुष्ट देख रहे हैं। लेकिन वो उसकी शुरुआत कहाँ से? तो इंडिविजुअल जो आसक्ति होती है, जो लोभ होता है, वहीं से शुरू होता है। और तथागत सम्यक संबुद्ध ने या फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने वही बोला कि आपके अंदर का जो तृष्णा है, हाँ जी। उसमें वो भी आ गया, कि आपका लोभ आ गया, उसमें आपकी आसक्ति आ गई, वो आपने धीरे धीरे समाप्त कर दिया, आपके अंदर से वो नाकार हो गया। तो आप जरूर आज जो व्यापकता से लड़ाई चल रही है उसको समाप्त कर सकते। और इसके लिए बुद्ध का ही जो संदेश उपदेश है वो ही एक कार्य कर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समता बोला, वो समता का अर्थ मैं और मेरा नहीं, आपके और मेरे बीच की जो मैं मेरे वाला मामला है उसको समाप्त करना, ये समता होती है। जो मैं और आप, मैं मेरा छोड़कर जी रहे, तो ये लड़ाई का मामला ही नहीं आएगा। क्या अपील करेंगे जो युवा, जो जनरेशन जेड आपको सुन रही है, जो जनरेशन अल्फा अभी भविष्य में भारत को एकदम विश्व शक्ति की ओर लेके जाएंगी, और आपने भी इंडो जापान का एक उम्दा उदाहरण पेश करके भारत को भी विश्व शक्ति की तरफ लेके गए हैं। क्या अपील करेंगे दर्शकों से और खासकर युवाओं से? इंडिया का जो इतिहास के तौर पर देखा जाए तो वो इंडिया ने शक्ति बहुत बांटा है, विशेष करके बुद्ध धर्म के नाम से। आज भी इंडिया के अंदर में जो बात होती होंगी वो होती होंगी, लेकिन विदेशी लोगों के साथ उनको कुछ प्रेजेंट भी देना होगा, तो बुद्ध की प्रतिमा होती है या बुद्ध ने लिखा हुआ विचार होता है। इसी तरह जो भारत ने दुनिया में इतिहास के रूप में प्रेजेंट किया, वो प्रेजेंट भौतिक नहीं था, वो एक मानसिक था, वो एक थिंकिंग था। आपने उस भारत के बुद्ध के थिंकिंग को, उस फिलोसफी को, उस धर्म को, उस मार्ग को अच्छे से समझकर आज जो एक रास्ता है मटेरियल वाला रास्ता, उसको हम नाकार नहीं सकते। 10 साल पहले जो कपड़े पहनते थे वो आज बच्चे नहीं पहन पाएंगे। 10 साल पहले जो भोजन होता था, 10 साल पहले हम पैदल चलते थे, आज बच्चे नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके साथों साथ जो इतिहास के रूप में, इतिहास के माध्यम से हमें एक आध्यात्मिकता मिली, एक पैरल में वो बात आप कर वो दोनों का बैलेंस रखेंगे। आदमी को जीने के लिए एक शरीर और आध्यात्मिकता, ये दोनों की बात हो रही। आज जो जनरेशन जो है वो वन साइड की बात कर रहा है, जो आध्यात्मिकता नहीं है, आपकी फिजिकल होगा, मटेरियल होगा, उसी की बात हो रही। लेकिन वो वन साइड बात हो जाएंगी तो देश भी बिगड़ेगा, समाज भी बिगड़ेगा, आदमी भी बिगड़ेगा। इसलिए मटेरियल और आध्यात्मिकता, ये दोनों का एक बैलेंस लेकर जीते रहेंगे तो आगे जाकर भविष्य उज्जवल बहुत है, जो आपके जीवन को प्रफुल्लित भी करे और आनंद से भी भरे। बंटी जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप बने रहिए आवाज से, हम और इसी कड़ी में लोगों से रूबरू आपको कराते रहेंगे। धन्यवाद।